शुरुआती दृश्य में हम एक ठग को एक एकांत आधुनिक घर में घुसते हुए देखते हैं। अंदर एडम नाम का एक आदमी भोजन की एक ट्रे लेकर दालान से नीचे जा रहा है। इसके दौरान उसे अपनी पीठ के पीछे किसी के होने का आभास होता है। जैसे ही वह मुड़ता है, घुसपैठिया स्की मास्क पहनकर बेसबॉल बैट से उस पर हमला करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर दृश्य अतीत की ओर ले जाता है, जहां हमारा परिचय एडम की बेटी एलिस से होता है, जो मेडिकल सत्र के बीच में है। डॉक्टर उसे 3 बेलनाकार उपहार देते हैं, विभिन्न आकार की वस्तुएं। फिर वह उसे एक यांत्रिक हाथ दिखाता है और उसे उसके शरीर से जोड़ देता है। एक बार ऐसा हो जाने पर डॉक्टर उसे बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने और उन्हें एक मेज पर संतुलित करने का प्रयास करने के लिए कहते हैं। यह पता चला है कि डिवाइस उसके विचारों से संचालित होता है और एलिस, जिसे क्रोध की समस्या है, पता चलता है यह उसकी अधीरता के कारण चुनौतीपूर्ण है। पहली बार असफल होने पर उसे निराशा होती है और वह पूछती है डॉक्टर इसे हटा दें। हालांकि बाद वाला सुझाव देता है कि वह धैर्य के साथ प्रयास करती रहे। डॉक्टर के जाने के बाद एडम पूछता है कि वह कैसा महसूस करती है, लेकिन एलिस उसके सवालों से बचती है और उससे उसकी मां को बाहर जाने देने के लिए कहती है। इसके बाद वह अपनी मां के कमरे के सामने खड़ी है और बीट्राइस नाम का एक सफेद भेड़िया बाहर निकलता है। यहाँ यह पता चला है कि एलिस कुत्ते को अपनी मां कहती है। वह बीट्राइस को कृत्रिम अंग दिखाती है और कुत्ता, जिसके कॉलर पर भाषण उत्पन्न करने वाला उपकरण है, कहता है कि इसमें एलिस का उपकरण नहीं है, महक। फिर लड़की यांत्रिक भुजा पर अपनी गंध छोड़ने के लिए अपनी लार का उपयोग करती है। बाद में एलिस अपने पिता के साथ यांत्रिक भुजा का उपयोग करने की कोशिश कर रही है। वह सफलतापूर्वक चुन लेती है मोटी बेलनाकार वस्तु को ऊपर उठाएं और उसे सफलतापूर्वक नीचे रखें। हालांकि वह हार मान लेती है जब वह दूसरा उठाने में असफल हो जाती है। उसके पिता ने उसे इसे एक बार और आजमाने के लिए कहा, लेकिन एलिस वस्तुओं पर अपनी निराशा व्यक्त करती है और अपनी मां के साथ टहलने का फैसला करती है। जंगल में घूमते समय एलिस और बीट्राइस एक काले धातु के घन पर ठोकर खाते हैं। जिज्ञासा से बाहर वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे एक चौकोर उद्घाटन दिखाई देता है। वह घबराकर उसके पास पहुंचती है। अंदर हाथ डालो और कागज का एक टुकड़ा निकालो, जिस पर लिखा है, उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। लिखावट एलिस को परिचित लगती है, इसलिए वह जल्दी से घर वापस आती है और नोट की प्रतिलिपि बनाती है। केवल यह पता चला कि यह उसके अपने जैसा ही है। डरकर वह साझा करने का निर्णय लेती है। यह उसके पिता के साथ असामान्य घटना है, लेकिन वह इस समय जंगल में घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद एडम 2 किशोरों के साथ घर लौटता है, जिनमें से एक क्रूरतापूर्ण प्रतीत होता है, घायल। वह जल्दी से घायल एरिका को छोटे पूल में ले जाता है, जबकि उसका छोटा भाई पॉल उसे दर्द से रोते हुए देखता है। चीख एलिस के कान तक पहुंचती है, लेकिन वह जांच करने से झिझकती है। एरिका के घाव की देखभाल करने के बाद एडम और एलिस भाई बहनों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ इसके बारे में पूछना। एरिका उनके सवालों का जवाब देती है, क्योंकि उसका भाई गूंगा है। उसने खुलासा किया कि उसका प्रेमी डेविड ही है जिसने उसके साथ ऐसा किया। वह समझाने जाती है कि वह उसके साथ पिकनिक पर गई थी, लेकिन पॉल ने चुपके से उनका पीछा किया। वह अकस्मात उन्हें अंतरंग पल बिताते हुए पकड़ा। अपने भाई को देखकर एरिका ने डेविड को रुकने के लिए कहा, लेकिन बाद वाला आक्रामक हो गया और उसके साथ मारपीट की। इसके अलावा एरिका ने खुलासा किया कि उनका माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और वे शहर में अकेले रहते हैं। उनकी कहानी सुनने के बाद एडम उन्हें एक रात के लिए वहां रुकने की अनुमति देता है और अगले दिन उन्हें घर छोड़ने का वादा करता है। अगले दृश्य में एरिका अपने भाई को सांत्वना देती है, उसे आश्वासन देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह यह भी पूछता है कि क्या पॉल एलिस को पसंद करता है, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे सके, बीट्राइस उन पर जांच करने के लिए प्रवेश करती है। एरिका कुत्ते से एलिस की बांह के बारे में पूछती है, लेकिन वह सवाल को टाल देता है। यह उसे परेशान करता है, इसलिए वह उसे बाहर धकेलती है और दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद बीट्राइस एलिस के पास लौटता है और दावा करता है भाई बहनों से अच्छी गंध नहीं आती। तभी उन्हें अपने घर के बाहर कुछ दिखाई देता है और तुरंत सतर्क एडम, वह रसोई का चाकू पकड़ लेता है और खिड़की से देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। परिणाम स्वरूप वह उन्हें सांत्वना देता है और उन्हें चिंता न करने के लिए कहते हुए उनके बिस्तरों पर वापस भेज देता है। अगली सुबह एडम एलिस को उसकी यांत्रिक भुजा जोड़ने में मदद करता है। वह स्वीकार करती है कि वह जानती है कि उसे एरिका पसंद है। इसके परिणाम स्वरूप वह यह सुझाव देती है उसने भाई बहनों को एक अतिरिक्त दिन के लिए वहां रहने की अनुमति दी। इसके बाद एलिस आगे बढ़ती है लिविंग रूम की ओर, जहां वह पॉल को अपनी बेलनाकार वस्तुओं के साथ खेलते हुए पाती है। वह स्थापित करता है एलिस के लिए वस्तुएं उसे अभ्यास करने की अनुमति देती है। पहले की तरह वह पहला स्थान पाने में सफल रही, लेकिन दूसरा विफल रहता है। यह हताशा उसे लगभग छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन पॉल रुक जाता है उसे और दूसरी वस्तु से उसकी मदद करता है। हालांकि जब तीसरे की बात आती है तो एलिस की अभी भी कमी है आवश्यक धैर्य।
इससे एक बार फिर उसे गुस्सा आता है, लेकिन पॉल उसे शांत करने में मदद करता है, सांत्वना देने वाला आलिंगन। शुरुआत में एलिस बेहतर महसूस करती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि एरिका गायब है। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर एलिस अपने पिता के कमरे की ओर दौड़ती है। उसे बीट्राइस के सामने एरिका के चेहरे को सहलाते हुए पाया। यह दृश्य उसे क्रोध से भर देता है, उसे तूफान से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना। एडम उसे कुत्ते के बारे में समझाते हुए समझाने की कोशिश करता है, क्या उसकी मां नहीं है? हालांकि एलिस ने उस पर उसकी मां को भेड़िया में बदलने का आरोप लगाया और उसके लापता हाथ के लिए भी उसे जिम्मेदार मानता है। अन्यथा उसे समझाने के प्रयास में एडम झूठा दावा करता है कि उसने उसकी मां को मार डाला, लेकिन एलिस सुनना नहीं चाहती। जब वह संबोधित करती है एक ठंडे दिल के हत्यारे के रूप में, एडम अपना आपा खो देता है और दूर जाने से पहले उस पर चिल्लाता है। में उनके टकराव के बाद एलिस बीट्राइस के साथ घर छोड़ देती है। वह काले घन के पास लौटती है और उसे एक बार फिर छूती है। इस बार उसे एक प्राप्त होता है, एक नोट के साथ माइक्रोचिप, जिसमें उसे हेडफोन का उपयोग करके ठीक शाम 4 बजे एक ऑडियो फाइल चलाने का निर्देश दिया गया है। एलिस निर्देशों का पालन करती है, धैर्यपूर्वक निर्दिष्ट समय की प्रतीक्षा करती है। 4 बजे वह ऑडियो फाइल चलाती है। एक महिला की आवाज सुनती है जो उसे उसके निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित करती है कदम से। सबसे पहले एलिस को अपने पिता के पास जाने और उन्हें डेविड के बारे में सूचित करने का काम सौंपा गया है, बाहर है। आवाज उसे चेतावनी देती है कि वह उसे पुलिस को फोन न करने दे, अन्यथा चीजें खराब हो जाएंगी, ज्यादा बुरा। एलिस ने आवाज पर ध्यान दिया और अपने पिता को बाहर के परिवेश का निरीक्षण करने के लिए मना लिया। एक बार जब एडम चला जाता है, एलिस निर्देशों का पालन करती है और पॉल के पास जाती है। वह उसे अंदर ले जाती है रसोई, उसे सैंडविच बनाने की पेशकश करती है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आवाज उसे पकड़ने के लिए निर्देशित करती है, रसोई का चाकू और भाई बहनों को मार डालो। इस आदेश से भयभीत होकर उसने जाने का फैसला किया। तथापि आवाज यह दावा करती है कि वह एक भयानक घटना को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका अंत हमेशा एक ही तरह से होता है। यह भी चेतावनी देता है कि अगर एलिस ने उन्हें नहीं मारा तो चीजें भयानक हो जाएंगी। इसके बीच पॉल करीब आता है और एलिस को चाकू पकड़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन अजीब बात है, वह उसकी ओर झुक जाता है, उसके होठों पर चूमता है। कुछ ही समय बाद एरिका आती है और एलिस से उसके पिता के ठिकाने के बारे में पूछती है। बाद वाला कुछ भी पता नहीं होने का नाटक करता है और पॉल के लिए सैंडविच तैयार करने के बाद चला जाता है। उस रात बाद में एडम और एलिस बिस्तर पर चले जाते हैं, जबकि भाई बहन जागते रहते हैं। कुछ समय बाद पॉल अपनी बहन को उसके कपड़े उतारने में मदद करता है, जिसके बाद वह एडम के कमरे में जाती है, नग्न। इसके साथ ही पॉल, जो दरवाजे का पासकोड जानता है, उसे अनलॉक करता है और एक नकाबपोश व्यक्ति को अनुमति देता है, घर में प्रवेश करो। थोड़ी देर बाद एरिका एडम को उसके कमरे से बाहर ले जाती है। जैसे ही वह नकाबपोश आदमी उसका पीछा करता है, अचानक उसके पीछे आता है, उसका गला काट देता है और भाई बहनों के साथ घटनास्थल से भाग जाता है। कुछ समय बाद एलिस एक शोर से जाग जाती है और जांच करने के लिए दालान से होकर गुजरती है। उसके आतंक के लिए उसने देखा कि उसके पिता का निर्जीव शरीर फर्श पर पड़ा हुआ है। उसके लिए दुख मनाते हुए उसे अचानक अपनी मां की अनुपस्थिति का एहसास होता है और वह उसकी तलाश में निकल पड़ती है। दुर्भाग्य से कुत्ते को भी बेरहमी से मारा गया है। घटनाओं के इस दुखद मोड़ से अभिभूत होकर एलिस पीड़ा से चिल्लाते हुए रोने लगती है। अगली सुबह वह उठती है और सोचती है कि काले घन को इस दुखद घटना के बारे में कैसे पता चला। उत्तर पाने की आशा में वह जंगल की ओर जाती है और घन को छूती है, लेकिन इस बार यह पहले के विपरीत अनुत्तरदायी बना हुआ है। घबराई हुई एलिस उस पर बार बार टैप करती है, उसके फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाना। एक संक्षिप्त क्षण के बाद क्यूब अप्रत्याशित रूप से खुलता है। खुलासा करता है एलिस के प्रवेश के लिए पर्याप्त जगह। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, क्यूब की सील बंद हो जाती है, जिससे वह अंदर बंद हो जाती है। इसके बाद दृश्य जंगल की ओर चला जाता है, जहां एरिका डेविड से बात कर रही है, जबकि पॉल बैठा है दूरी, उसके कानों को ढंकना। डेविड एरिका को चूमता है और पूछता है कि क्या वह तैयार है। उसकी पुष्टि होने पर वह चेहरे पर कई बार मुक्का मारता है, जब तक कि वह नीचे नहीं गिर जाती। ऐसा होने पर भी वह उसे बेरहमी से लात मारना जारी रखता है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है। फिर वह उसे निर्वस्त्र कर देता है, खुद को संतुष्ट करने के लिए। उनसे अनभिज्ञ एलिस दूर से उनका वीडियो बना रही है। इससे पता चलता है कि काले घन ने एलिस को समय में वापस टेलीपोर्ट कर दिया है, जिससे उसे सही करने का मौका मिल गया है उसकी गलतियां। आवश्यक वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करने के बाद एलिस चली जाती है, क्योंकि वह यह जानती है उसके पिता जल्द ही वहां पहुंचेंगे। यह भी पता चला है कि वह व्यक्ति जिसे एलिस और बीट्राइस ने पहले घर के बाहर देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि एलिस थी, बल्कि भविष्य से थी। अगले दिन शाम 4 बजे वर्तमान एलिस हेडफोन लगाकर पॉल की ओर चलती है। दौरान इस बार
भविष्य की एलिस अपने फोन को बीट्राइस के कॉलर डिवाइस से जोड़ती है और उपहार भेजती है स्वयं का संस्करण अपनी मां के पास वापस। इसके बाद भविष्य का संस्करण एडम के पास जाता है और पूछता है उसे डेविड के लिए बाहर जांच करने के लिए कहा। हालांकि इस बार वह उसे सावधान रहने के लिए कहते हुए गले लगा लेती है रवाना होने से पहले। फिर वह पॉल के पास जाती है और उसे रसोई में ले जाती है। अतीत के विपरीत वह उसे सैंडविच बनाने में मदद करने देती है। कुछ क्षण बाद जैसे ही पॉल चुंबन के लिए झुकता है, भावी एलिस रसोई का चाकू पकड़ती है और उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही समय बाद एरिका रसोई में आती है और अपने भाई को मरा हुआ देखती है, जिससे वह रोने लगती है। इस बीच एलिस अपनी जगह पर स्थिर हो जाती है। उसे एहसास होता है कि वह हत्यारी बन गई है। फिर एरिका लेती है, एलिस के हाथ से चाकू छीन लिया और भागने से पहले उसके पेट में वार कर दिया। अधिक मात्रा के साथ घाव से खून टपकने के बाद एलिस लिविंग रूम तक चलने में सफल हो जाती है, जहां वह गिर जाती है। थोड़ी देर बाद एडम घर लौटता है और पॉल के मृत शरीर को देखकर दंग रह जाता है रसोई घर। अपनी बेटी के बारे में चिंतित होकर वह उसे पुकारता है और बेचैनी से उसकी तलाश शुरू कर देता है। जल्द ही उसे लिविंग रूम में उसका बेजान रूप दिखाई देता है, जिससे वह व्याकुल हो जाता है। जैसा वह दुख में उसे गले लगाता है, वर्तमान एलिस घटना स्थल पर आती है और उसे बुलाती है। वह बताती है, उसे माइक्रो ऑडियो चिप के बारे में बताता है और उसे इसे सुनने की अनुमति देता है। हालांकि एडम अनिश्चित बना हुआ है। समय यात्रा की अवधारणा के बारे में उनका दावा है कि वे अपनी बेटी की बातों पर विश्वास करने की कोशिश करेंगे। एलिस फिर उसे काले घन के बारे में बताता है, जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी समय वापस जा सकता है। इस पर ध्यान केंद्रित करके वह यह भी मानती है कि एरिका और पॉल का इन सब से कोई संबंध नहीं है और है भी संयोगवश दिखा। इसके बाद वह अपने पिता को जंगल में ले जाती है और उन्हें घन दिखाती है। वहां पहुंचने पर क्यूब खुल जाता है, जिससे दोनों को प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। फिर दृश्य कट जाता है आरंभिक क्रम, जहां एडम का एक संस्करण भोजन की एक ट्रे ले जाता है। थोड़े ही देर के बाद नकाबपोश आदमी उसके पीछे आता है और उसे तब तक पीटता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। वर्तमान एलिस हंगामा सुनकर वह अपने कमरे से बाहर निकली और अपने पिता का शव पड़ा हुआ पाया जमीन पर गतिहीन। इसके बाद नकाबपोश आदमी एरिका और पॉल के साथ एक कमरे में प्रवेश करता है और खुद को एडम के भविष्य के संस्करण के अलावा कोई और नहीं होने का खुलासा करता है। उस रात बाद में डेविड घर में प्रवेश करता है, लेकिन एडम उसका सामना करने के लिए तैयार है। समय यह महसूस करते हुए कि उसकी योजना विफल हो गई है, डेविड भाई बहनों की भलाई के बारे में पूछता है, जिस पर एडम ने जवाब दिया कि वे सुरक्षित हैं। फिर डेविड सामने बैठता है, एडम और उसे मारने की कोशिश के पीछे का मकसद बताता है। डेविड के अनुसार एडम अपने माता पिता की मृत्यु का जिम्मेदार था, जिससे वह इस पूरी दुनिया में अकेला रह गया। पता चला कि एडम अपनी पत्नी और एलिस के साथ गाड़ी चला रहा था जब उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई। यह दूसरी कार डेविड के माता पिता चला रहे थे। दुर्भाग्यवश दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई बीट्राइस के साथ। इसी घटना में एलिस का हाथ भी घायल हो गया। वर्तमान में जबकि डेविड अपने अकेलेपन को व्यक्त करते हुए, भावी एलिस धीरे धीरे पीछे से आती है और उसके सिर में चाकू घोंप देती है। इसके बाद एलिस अपने पिता से कहती है कि उसे 7 महीने और 12 दिन बाद वापस यात्रा करनी होगी, ले जो कुछ भी हुआ है उसे रोकने के लिए। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि एडम एलिस को काफी समय पहले की समय यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। वह उसे अपना फेंकने का निर्देश देता है। कार की चाबियां दूर रखें, जो कार दुर्घटना को रोकेगी, अंततः सभी को बचाएगी प्रियजनों का जीवन। फिल्म तब समाप्त होती है जब एलिस क्यूब में प्रवेश करती है, जो चीजों को सही करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित होती है।